दिल्ली में रिंकू शर्मा नाम की लड़की की हत्या। आज हम बात कर रहे हैं एडवोकेट लीलावती जी से एंड एडवोकेट नकुल चौधरी उनके बेटे। जो रिंकू शर्मा जो हमारे हिंदू एक्टिविस्ट हैं जिनका दिल्ली के मुगलपुरी में मर्डर हुआ था फरवरी 2021 में, तो उनका केस लड़ रहे हैं। तो लीलावती जी थोड़ा बताइए इस केस के जो फैक्ट्स हैं और इसका अभी जो करंट स्टेटस है ट्रायल का। सर, ये केस 10 और 11 फरवरी की मध्य रात्रि को हुआ था, जहां पर एक विशेष वर्ग के लोगों ने, जो रिंकू शर्मा है, क्योंकि वो काफ़ी रिलीजियस लड़का था और जितनी भी रिलीजियस एक्टिविटी थी उनमें वो बढ़ चढ़ कर भाग लेता था। विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल का सदस्य था, तो वो शुरू से ही काफी रिलीजियस रहा था। लेकिन पहले किसी को कोई एतराज भी नहीं था उस गली में इस सब चीजों से, बल्कि जो इनमें से एक अक्यूज्ड की वाइफ है शमा परवीन, जो खुद इसमें एक अभियुक्त है, उसको एक पॉइंट ऑफ टाइम पर खून की जरूरत पड़ी थी, तो रिंकू ही वो पर्सन था जिसने उसको ब्लड डोनेट करा था। बिल्कुल। जब राम मंदिर का जजमेंट आया अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उसके बाद ऑल ऑफ सडन इनका व्यवहार में चेंज आता गया। तो रिंकू शर्मा, जो एज पर द फैक्ट ऑफ द केस पहले जो श्री राम करके सबको बोलता था, राम राम करके अभिवादन करता था, वो बाद में इस एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को बड़ा अखरने लगा। और जो शमा परवीन है, उसका जो घर है वो उसी गली में है, रिंकू शर्मा की घर के 2-3 घर छोड़कर। तो जब भी वो भाई कोई और भी मिलता था या उनसे मिलता था, वो हमेशा राम राम आंटी जी, राम राम अंकल जी, जय श्री राम अंकल जी, ऐसे करके बोलता था। तो जैसे राम मंदिर जजमेंट के बाद एक शोभा यात्रा निकलनी थी, तो उस मुद्दे पर भी पहले इन लोगों ने, खास जो ये विशेष वर्ग के लोग हैं, इन्होंने उसके साथ मतलब कहा सुनी करी थी। और उसके बाद पहले भी रिंकू शर्मा को जान से मारने की प्लानिंग करी थी, एज पर दी स्टेटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट विटनेस, कि भाई इसको मतलब खत्म करेंगे, ये बहुत जय श्री राम का पैरोकार बनता है। ये 2020 की बात है। ये 2021 की बात है, फरवरी से 2021 से पहले की बातें हैं। फरवरी 2021 में तो 10 और 11 फरवरी 2021 को तो मध्य रात्रि को तो उसका मर्डर हो ही गया था। जब भी ये शर्मा परवीन या इसके जो ये थे, इवन जो उनमें से एक अक्यूज्ड है इस्लाम, उसने तो इस एक बात के पीछे कि भाई ये श्री राम करके क्यों बोलता है, उससे बात करनी भी बंद कर दी थी रिंकू शर्मा से। फिर शमा परवीन आपस में एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, मिलते थे। हाँ, मिलते थे। हाँ, एक दूसरे से उसने तो खून तक दिया था। लेकिन राम मंदिर के बाद ऑल ऑफ सडन भूमि पूजन हुआ, और उसमें जो राम मंदिर निर्माण के लिए जो निधि कलेक्शन था, उसमें क्योंकि रिंकू शर्मा बहुत ज्यादा रिलीजियस था और वो बढ़ चढ़कर भाग ले रहा था, तो उस वजह से इनको जैसे ही राम मंदिर जजमेंट आया, मतलब सब कुछ बदलना स्टार्ट हुआ। एक वैर भावना पैदा हो गई इन लोगों में, अभी ये क्यों हुआ ऐसा। मैंने देखा है वो अकेले ही मुस्लिम परिवार था, ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हिंदू परिवार ही है उस गली में हिंदू परिवार है, लेकिन उनके जो लोग और बाकी है, इवन अगर आप बात करेंगे तो एक जैसे छोटे छोटे एरिया बट चुके हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर रिलीजन की, मतलब एक गली में अगर एक आया तो उस गली से, सर ये सच्चाई है कि वहां से हिंदू पलायन करने पे मजबूर हुआ। उसमें भी कई लोग ऐसे थे जिनको, एक गली अब ऐसी है जो बहुत विक्टिम है और उसमें सिर्फ 2 हिंदू परिवार हैं,
ये मंगोलपुरी का ये मंगोलपुरी का बता रही हूँ। और उसमें एक एड्रेस की बात करें, कोई महिला है, फीमेल, उसने फ्लिपकार्ट पे कोई ऑर्डर किया और उसने अपने एड्रेस में स्पेशली पाकिस्तानी गली वर्ड यूज कर रखा है। तो दिस इज शोइंग द माइंडसेट ऑफ दीज पीपल। जी, यस तो जो यस। गली में आप बता रहे हैं पलायन, तो कैसे होता है, मतलब किस तरह से ये लोग हिंदू को फोर्स करते हैं निकलने के लिए? यस, उसमें जिसमें एक केस था जो वो मेरे पास आए थे, उसमें उस गली में सबसे पहले एक आए थे उसके बाद जैसे भाई स्टार्टिंग में दूसरे रिश्तेदार को दिलवाया, फिर तीसरे को। जब जैसे ही मेजोरिटी ज्यादा हुई तो इन लोगों ने क्या करा कि अनऑथराइज्ड जो मीट की शॉप होती है वो खुले आम वहीं पर ही चलानी स्टार्ट कर दी, और जिसने भी जरा सा भी ऑब्जेक्शन कर दिया बस उस पे अटैक होना स्टार्ट हो जाता। या तो फिजिकल तरीके से या लीगल तरीके से। और फिजिकल तरीके से जैसे कभी जो आम झड़प होती है वो तो है ही, और अगर लीगल तरीके से अगर आप देखें तो वो कैसे अटैक करते हैं कि जैसे जो ये देख लेते हैं उस गली के अंदर कौन बच्चा ऐसा है जो ऑलमोस्ट जो है थोड़ा यंग किस्म का है, तो क्या करेंगे वो पॉक्सो केसेस डाल देंगे उनके ऊपर गलत तरीके से, फॉल्स केस था। फॉल्स केस डाल देंगे, पॉक्सो केसेस डाल देंगे, रेप केसेस डाल देंगे उनके ऊपर, 354 डाल देंगे उनके ऊपर, आपका जो है इमोडेस्टी के केसेस डाल देंगे, आउटरेजिंग मोडेस्टी ऑफ अ वुमन। मतलब इन वन वर्ड वी कैन से दैट कि दीज पीपल आर यूजिंग चाइल्ड एज ए टूल। ये चाइल्ड को एक टूल की लीगल रेमेडीज। इस केस के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है, मनु शर्मा के केस के अंदर भी जो इंडिपेंडेंट विटनेसेस है उनके ऊपर इन्होंने 354 के केसेस, 506 के केसेस, 509 के केसेस, जो भी इंडिपेंडेंट विटनेस है। बताइए 509 जो आप बता रहे हैं क्या होता है? 506 इज इन रिगार्ड्स ऑफ इमोरल, मतलब क्रिमिनल इंटिमिडेशन। यू मतलब जस्ट गिव दी थ्रेटनिंग टू दी पर्सन। और 509 इज मतलब बाय जेस्चर, बाय वर्ड्स, इफ यू आर हार्मिंग द मोडेस्टी ऑफ द पर्सन, लाइक भाई गंदी गंदी गालियां देना एंड मतलब कुछ ऐसा करना, अश्लील। राइट राइट राइट। इस केस में भी जो मनु है, जैसे एक बच्चा तो फंसाया जो एक अक्यूज्ड है, उसकी एक लड़की है, उस लड़की से ही फॉल्स केस करवा दिया 354 का। जो एक इंडिपेंडेंट विटनेस है, आई विल नॉट डिस्क्लोज हर नेम ड्यू टू हर प्राइवेसी, उसके बेटे पे, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट विटनेस है इस केस में, तो उसका जो बेटा है उसके ऊपर जो एक अक्यूज्ड है, उसकी जो माइनर बेटी थी, जबकि दोनों माइनर है, माइनर ये भी है, माइनर वो भी है, और जबकि जो फैक्ट है और जो सर्कमस्टांसेस है, जो एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड है, उसमें कुछ वो, और डेफिनेटली नथिंग विल हैपन विद दैट चाइल्ड हु आर इनोसेंट इन दिस केस, और बाय द अक्यूज्ड पर्सन्स उसको अभियुक्त बना दिया गया है। लेकिन जो एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ही इज इनोसेंट बच्चा। तो लेटर सूनर ही विल बी। हाँ हाँ हाँ, तो लीगल बैटल में जा रहे हैं जहाँ उसको अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। ही इज एंगेज्ड, ही इज इन्वॉल्वड। आम हिंदू परिवार तो भाई कोर्ट कचहरी का नाम सुन के तो वैसे ही ज्यादा हो जाता है। मेन थिंग इज दिस सर कि जो जब भी कोई भी घटना घटती है, हम इधर से अगर बात करें तो उनको लीगल एड नहीं मिल पाती है, और उधर जो घटनाएं घटती हैं वहां सुप्रीम कोर्ट में रातों रात इतने बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। एक कॉमन मैन, एक कबाड़ी के पास, जहांगीरपुरी की अगर बात करें हम लोग, तो कपिल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक बोला था। अच्छा, जब वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही थी उसके हाँ रुकवा दिया गया था। यस। नहीं, जो जहांगीरपुरी में एक वो हो रहा था प्रोसेशन ही ना, हनुमान जयंती। हाँ है ना, उस टाइम पे जो दंगा भड़का था, उस दंगे में जो मेन अक्यूज्ड था अंसार, उसके बिहाफ पे आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट में कौन खड़ा था अगले दिन।
या तो अल्टरनेटिव है कि हमें भी अच्छा एक इतना स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम अपना खड़ा करना चाहिए कि जो हमारे जेन्युइन विक्टिम्स हैं उनका ढंग से रिप्रेजेंटेशन हो और उनको लीगल काउंसिल मिले। लीगल काउंसिल मिले, तुरंत भाई उनको एड मिले, जो भी केसेस हो एक लीगल भी सेल बनना चाहिए, और जो वल्नरेबल हैं, जो हेल्पलेस हैं, हु आर नॉट मतलब एंगेज गुड काउंसिल फॉर देयर केसेस, उनको हेल्प मिलनी चाहिए। और एक वन अनदर केस ऑफ जो ये शाहबाद डेयरी में हुआ था, साक्षी मर्डर, उसमें आप देखिए क्यों टाइम लगता है इतना। नाउ आई एम कमिंग ऑन द स्टेटस ऑफ दिस केस रिंकू शर्मा, दैट इज रिंकू शर्मा। इसमें सर एविडेंस पे है ये, इसमें only and only after incarceration of 2 years, honorable session court granted bail to all the 8 accused person। जो शमा परवीन है इसमें, उसकी 319 की हमने एप्लीकेशन लगाई है, वो थोड़ी सी अभी 8 अक्यूज में एक फीमेल 9 मेल, एक अभी अंदर है, उसकी बेल 8 हुए थे, नो हुए थे। 9 में से सब नहीं रिलेटिव, मतलब हाँ यही भाई भतीजे साले, यही है सारे के सारे। तो इस एक होम गार्ड है दिल्ली पुलिस में, हाँ वो ताजुद्दीन वो जो लोकल पुलिस ने जब ये 10 और 11 की रात को इंसिडेंट हुआ है, 12 तारीख तक इवन जो मेरे को बताया विक्टिम के डिसीज्ड के भाई ने, मनु शर्मा ने, कि वो उनको ही प्रेशराइज कर रहे थे और केस में कुछ भी नहीं किया। इवन जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी आईओ साहब को, जो मतलब इनिशियली अपॉइंट हुए थे, तो उन्होंने तो वो स्टेटमेंट भी नहीं पूरी लिखी थी। जब इन्होंने अपनी वॉइस रेज करी और थोड़ा सा भाई लोगों को पता चला कि भी ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि अक्यूज्ड अरेस्ट ही नहीं हुए थे स्टार्टिंग में, तो तब ये केस क्राइम ब्रांच को गया था। और लोकल पुलिस के लेवल पे इनिशियली रिस्पांस वाज नॉट पॉजिटिव। नो ये भी एक आम लोगों का ऑब्जर्वेशन है और इतने सारे केसेस में देखा जाता है। कई बार लोगों को इतना प्रोटेस्ट करना पड़ता है सिर्फ एफआईआर लॉन्च करने के लिए या अरेस्ट करवाने के लिए, सीरियस केसेस में भी। तो आपका जो एक्सपीरियंस है एज एन एडवोकेट, उसमें आप क्या देखती हैं इसको, और इसमें कैसे सिस्टम को हम और रिस्पॉन्सिव और सिटीजन सेंट्रिक बना सकते हैं? देखिए, सिटीजन सेंट्रिक सिस्टम को बनाने के लिए जब तक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी सर, क्योंकि जब कोई भी इंसिडेंट घटता है तो इंसान का जो फर्स्ट अप्रोच करता है वो है पुलिस, और जब तक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तब तक सिस्टम में एटलीस्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में सुधार नहीं होगा। वो पहली कड़ी है, वो पहली स्टेज है वो। हाँ। इस केस के अंदर भी हम बोले कि विक्टिम के जो पेरेंट्स है, जो विक्टिम की फैमिली, वो बार-बार बोल रहे हैं, they are giving the names of the person and still no action has been taken against him and his family. It was only after the uproar of the society or the people who have gathered around that और who were eyewitness in this case। फिर फाइनली इन्होंने नाम डाले जो एक्चुअल अक्यूज्ड थे। ये सर फिर 13 को डले, जब क्राइम ब्रांच ने मतलब हाँ वेरी नेक्स्ट डे जैसे ही क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ केस, ऑन द सेम डे। अच्छा, ये कहना सही होगा कि लोअर लेवल पे जो पुलिस अपॉइंटमेंट्स होते हैं, चाहे एसएचओ हो, जिसको दरोगा बोला जाता है, ये बहुत पॉलिटिकल टाइप अपॉइंटमेंट्स होते हैं कई बार। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि उनकी कुछ ऐसी लॉयल्टीज हैं जो सिटीजन की तरफ ना होके किसी और अथॉरिटी की तरफ है। नहीं सर, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है, क्योंकि एग्जाम पास जब तक आप नहीं करोगे किसी भी, ये पुलिस में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। इसमें आप सिर्फ ये एक है कि भी अभी एक पीछे केस हुआ था जिसमें जो कितने साल की कस्टडी थी उस बंदे की, जो बाद में इनोसेंट प्रूव हुआ, 20 साल।
एक मर्डर केस में अभी रिसेंट पास्ट का है, ये मैं नाम उसका ध्यान नहीं कर पा रही बंदे का, कोर्ट ने खुद बोला कि हमें अफसोस है कि हम आपके लिए सिर्फ स्टेट को डायरेक्शन ये दे सकते हैं कि जो भी आपका लॉस हुआ है, जो भी आपका भाई कंपनसेशन बनता है, वो आप यू कैन क्लेम उसको, क्योंकि कोर्ट को ये अथॉरिटी नहीं है कि भाई वो जितने साल उसने बिताए हैं, कोर्ट अपनी तरफ से, कोर्ट कंपनसेशन के लिए ही बोलती है, और वो जब तक वो क्लेम नहीं करेंगे उसको कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। एक 20 साल तक अंदर बंदा है, फिर वो कंपनसेशन के लिए फाइट करता है। तो इसमें पुलिस की अकाउंटेबिलिटी में यही बहुत सारी चीजें होनी चाहिए जो अब बीएनएस में आया है, वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफी, और अगर लापरवाही कोताही पुलिस वाले की अगर सामने आती है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी अब बनाया है बीएनएस में। जो है केसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट साक्षी का जैसे आप मामला बता रहे थे, तो उसका भी केस अभी कहाँ पहुंचा है, आपको कुछ अगर आइडिया हो उसका? क्योंकि ऐसे ब्रूटल मर्डर्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो फास्ट ट्रैक में हेयरिंग होगी और 1 साल के अंदर आप सजा सुनाओ। एक्चुअली आवर कोर्ट्स आर ओवरबर्डन्ड, मतलब बहुत मतलब अगर आप स्टाफ की बात करें तो हम खुद फेस करते हैं कि भाई स्टाफ कम है और एक कोर्ट के पास काम बहुत है, तो इसमें जुडिशियल ऑफिसर भी या हमारे माननीय न्यायाधीश भी मजबूर है कि भी वो कितने केस निपटा सकते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट है ठीक है, लेकिन एक फास्ट ट्रैक कोर्ट के पास अगर रिक्वायरमेंट है 2 कोर्ट की, 3 कोर्ट की और एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो सर बर्डन तो बढ़ेगा ही, और बर्डन बढ़ेगा तो डिले उसमें भी होगा। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी उतने जो फास्ट डिसीजन है वो अभी नहीं आ पा रहे ड्यू टू दी ओवरबर्डन ऑफ दी ऑनरेबल कोर्ट। थोड़ा रिंकू शर्मा का वापस थोड़ा बताइए, वापस आते हैं उससे कि आपने बताया कि 8 लोग अरेस्ट हुए थे, उनको 2 साल के बाद बेल 9 लोग अरेस्ट हुए थे, एक को पुलिस ने भाई इम्यून कर दिया था। हमने फिर जबकि सारे एविडेंसेस, वी हैव डायरेक्ट एविडेंसेस वेयरइन उनका एक्टिव रोल, जो एक एक्यूज्ड है उनका एक्टिव रोल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी शी वाज इन्वॉल्वड इन द मैटर। शमा पर भी उनको इम्यून कर दिया, उनको कंप्लीटली इम्यून कर दिया उन्होंने। सर ये तो अब ये उनका डिस्क्रिशनरी पावर है, ये मतलब अब वो एक्चुअली क्या है सर, वो अरेस्ट नहीं हुई थी, बाकी अरेस्ट हुए थे। हाँ, उसमें उसका नाम भी नहीं है चार्जशीट में। सर बहुत मतलब जब तक क्राइम ब्रांच को जो है वो मैटर ट्रांसफर नहीं हो गया तब तक वो भी अरेस्ट नहीं हुए थे। जो विक्टिम है उसकी फैमिली है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस ने उनकी स्टेटमेंट को मतलब तोड़ मरोड़ के इसको फैब्रिकेट किया है। आफ्टर फैब्रिकेशन उन्होंने कुछ नाम इधर किए कुछ नाम इधर किए, जो 4-5 नाम उन्होंने लिखे वो लिखे। वेरी नेक्स्ट डे जब क्राइम ब्रांच को ये मैटर गया है, जब ये ट्रांसफर हुआ है, एंटायर केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू क्राइम ब्रांच, उसके बाद जो है अरेस्ट जो है धड़ाधड़ जिसे कहते हैं कि वन आफ्टर वन फिर अरेस्ट जो है स्टार्ट हुआ है, तब उनका नाम जो है पुलिस रिपोर्ट में है और एफआईआर में भी आया है, देयर आफ्टर दे हैव बीन इंक्लूडेड इन द चार्जशीट एज वेल। बट जो शमा परवीन है उसको अभी हमने 319 की एप्लीकेशन लगा रखी है, सो स्टिल पेंडिंग है, और जो उसने एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी पहले ऑनरेबल सेशन कोर्ट में, वो डिसमिस हो गई थी। अभी जब हाई कोर्ट में थी, जब हमने ये 8 लोगों की कैंसिल करवाई है, उसमें मेन काउंसिल मिस्टर नकुली थे, बेल कैंसिल कैंसिल करा दे हाई कोर्ट में जाकर, और जो शमा परवीन की एंटीसिपेटरी बेल लगी हुई थी वो भी डिसमिस कराई हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और जिनकी बेल कैंसिल हुई है वो भी मैंने सुना है अभी अरेस्ट, उनको वापस उनका सरेंडर नहीं हुआ है, उन्होंने अभी तक कोई सरेंडर नहीं किया, बट वी हैव मूव्ड द कोर्ट, वी हैव मेड एन एप्लीकेशन। इट्स बीन अ मंथ, यस इट्स बीन ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड 25th ऑफ मेरे ख्याल में कमिंग 25th जो है इस मंथ की हमारी जो है एक मेन केस के अंदर जो हियरिंग है उसके अंदर, उससे पहले ही इनफैक्ट हम we are working towards moving an application that these people should be declared PO as per the proclaimed offenders as per the criminal procedure. So we are working on that, और
we hope that the court may will grant us this relief. तो अभी once we- 3.5 साल हो गए हैं, the hearing is going on. आपके हिसाब से कितना, आपके एक्सपीरियंस में बहुत डिले है कितना टाइम और चलेगा ये बिफोर वी कैन एक्सपेक्ट? और ये तो सेशंस कोर्ट में अभी बात है। जी। अभी जो कंप्लेनेंट है मनु शर्मा, उसका पार्टली हुआ है, उनके फादर का पार्टली हुआ है। फॉर्मल विटनेस जो है आई थिंक 3 to 4 कंप्लीटली एग्जामिन्ड। कितना टाइम क्यों लगता है एक विटनेस को डिपोज करने में? एक सिटिंग में नहीं हो सकता ये? एक्चुअली सेम अगेन आई वुड लाइक टू से कि भी ओवरबर्डनेस बिकॉज ऑफ केस एविडेंस चल रहा है। अब एक केस में एविडेंस हो गया 1 घंटा टाइम, 1.5 घंटा टाइम। अब जो बाकी पेंडेंसी है, जो पेंडिंग केस है उस दिन के, अब उनका भी करवाना है क्योंकि उनके भी विटनेस आए हुए हैं। तो ये मेन रीजन है। और समटाइम्स जैसे जो विटनेस है वो नहीं आ पाए, या बाकी डिले है, डिले मैटर है। अभी ये तो एक हेट क्राइम ही कहूंगा मैं तो इसको। यस, हेट क्राइम है, हेट क्राइम। इसलिए अगेन वही जो होता है हमारे तंत्र में, मीडिया में और पुलिस ने भी इसको एक पर्सनल राइवलरी, बर्थडे रिलेटेड डिस्प्यूट दिखाने की कोशिश करी, जबकि वो एक अलग ही मैटर था उस एरिया में। बर्थडे का उससे कोई लेना देना ही नहीं था। वो जो फाइट भी हुई थी उस दिन, वो सचिन, आई थिंक सचिन और जो ये जो मर्डरर है, इसके बीच में हुई थी। तो वो सर जो एज विच फैक्ट्स एंड दी एविडेंसेस एंड दी विटनेस सेइंग कि भी वो मारने तो सचिन को ही गए थे उस दिन, लेकिन सचिन नहीं मिला और पहले इन्होंने मारने की कोशिश करी थी उस दिन, जो पार्क में इकट्ठे हुए थे लोग। उस दिन ये नहीं मार पाए। पहले की बात है, हाँ, जनवरी की बात है वो। तो जब उन्होंने कहा आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, चलिए आज हम आए तो खरीदने भिंडी थे, चलो यार भिंडी नहीं आलू खरीद लेते हैं। तो सचिन नहीं मिला, चलो आज रिंकू को हमने पहले मारने का प्रोग्राम बनाया था, आज हम रिंकू को ही निपटा देते हैं। और इन दिस केस एवरी एविडेंस इज डायरेक्ट एविडेंस। तो डायरेक्ट एविडेंस जब जहाँ है वहां भी अगर इतना टाइम लग रहा है, भी मिला है ना, वो तो उसकी बैक हाँ, वो स्टक हो गया था, वो तो उसके बैक में ही मिला। attempted to destroy that particular evidence. वो हॉस्पिटल में भी और एक ने नहीं, पहले वो restricted area होता है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, उसमें भी that restricted area उन्होंने ट्राई करा उसको। तो वहाँ पुलिस नहीं थी, कोई प्रेजेंस नहीं थी, और यही तो है ना, वो 3 लोग थे जो इम्पोर्टेंट मैटर है दैट। बट और आप एक देखिए, आपके पास एक बॉडी है, उस एरिया का मेन गवर्नमेंट वार्डन ऑफ करना चाहिए ऐसा। जब ऐसा कोई मैटर हो जाता है एंटायर एरिया नीड टू बी सील्ड एंड वार्डन ऑफ, लेकिन वो नहीं हुआ। मैन पावर नहीं हुआ, मैन पुलिस पावर का जो होना चाहिए वो जो जिस हिसाब से पुलिस को इसको जिस सेंसिटिविटी के साथ और जिस अलैक्रिटी के साथ इस केस को डील करना चाहिए था, वो मिसिंग था, कंप्लीटली मिसिंग था। इवन वो तब तक मिसिंग था जब तक क्राइम ब्रांच ने केस जो है टेक ओवर नहीं कर लिया। in one line I would like to say there is name jihad, there is education jihad, there is land jihad, there is love jihad, there is identity jihad। थोड़ा बताइए नेम क्या है, एजुकेशन जिहाद से क्या मतलब है? एजुकेशन जिहाद तो सर ये हो गया कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हो गया तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक क्यों नहीं हुआ। आज भी मदरसे, आप अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की 35 की अगर हम बात करते हैं तो सभी को राइट है, लेकिन अगर हम सेक्शन शायद कौन सा है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हिंदू मतलब गीता पाठ नहीं कर सकता, कोई और नहीं है, कुछ ऐसा। रिलीजियस माइनॉरिटीज को राइट है, मेजोरिटी को राइट नहीं है। अपने स्कूल चलाने का हाँ, मेजोरिटी को नहीं है। फर्स्ट तो आप बाइफरकेट कर गए वहां पर, डिस्क्रिमिनेट कर गए आप वहां पर, ठीक है। उसके बाद आपने कॉडिफाइड लॉ करा सबके लिए, आपने मुस्लिम के लिए क्यों नहीं करा?
सर वो वहां से डिस्क्रिमिनेट हो गया 1937 का ही वो पर्सनल पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ है इनके सारे। देखिए अभी जैसे अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, वो सिर्फ कुछ अपग्रेड हुआ है, अदरवाइज गवर्न है उनके पर्सनल लॉ से ही। अब अगर हम बात करें नाम जिहाद की, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। एक मेरे यहाँ लड़का काम कर रहा 3 साल से, प्लम्बर का काम कर रहा था सर। तो ये जो कोरोना फैला था, और कोरोना में जब अप्रैल की बात है, ये शायद 8 या 9 तारीख को, जब वो एक या मरकज में जब वो एकदम ब्लास्ट हुआ था, और वो हाँ, तो उसके ऊपर टीवी वगैरह में डिबेट आती थी। तो जैसे मैंने भी ये कहा, क्योंकि आप केरला में देखो, बॉम्बे में देखो, मस्जिद में फॉरेनर भी मिले थे और वो कोरोना पॉजिटिव भी मिले थे। तो हाँ, तबलीगी। तो हम लोग ये चर्चा करते थे, क्योंकि सब अपने घरों में ही थे। तो उस टाइम पे जब थोड़ा सा लॉकडाउन खुल गया था और थोड़ा थोड़ा काम करने की वो हो गई थी बात, तो उस टाइम पे भी चर्चाएं चलती थी, बाद में भी कई बार हो जाती थी। तो जैसे हम चर्चा करते थे, मुझे फील होता था कि उसको ऑकवर्ड लगता था। तो वहां उसने मुझे कोई जवाब नहीं दी। जब वो घर चला गया, ये है 2018 की बात। 2018 से मेरा मकान बनना स्टार्ट हुआ और 2024 तक अभी भी मेरा काम चल ही रहा है। तो ये शायद थी 2022 के लास्ट में या 21 के लास्ट में की बात है। हाँ, 21 और 22 का स्टार्टिंग। हाँ, तो अपने घर जाके वो इतनी वीडियो उसने मुझे भेजी, मतलब जहां पर जो ये नेता लोग हैं, जो मतलब उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इनको क्यों बोला जा रहा है, ये है वो है। तो मुझे कहीं अगले दिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मैंने तो एक जनरल बात कही थी, मैं एक एजुकेटेड महिला हूँ, ऊपर से मैं एक एडवोकेट हूँ, तो मैंने तो आपको एक जनरल बात बोली थी, आपने इतनी वीडियो मुझे क्यों भेजी, क्या बात है, आप क्या लिटरली जो मेरे वर्ड है। मैंने कहा आप मुस्लिम हो क्या बेटा? कहता हाँ जी। मैंने कहा है? मैंने कहा फिर आपका नाम तो भाई जो हम लेते हैं वो तो हिंदू है। कहता फिर उसने मुझे अपना असली नाम बताया कि भाई नहीं, मेरा ये सिर्फ बोलने वाला नाम है, और मैं तो इसमें भी एक्शन होना चाहिए सर। तो सर यहाँ का जो बंदा वहां गया, या वहां का जो हिंदू था वो वहीं रह गया, उसके राइट का क्या? और जो यहाँ थे और जो आए, सर उनको तो पाकिस्तान भी मिल गया और इनडायरेक्टली हिंदुस्तान भी मिल गया। ऐसे लॉ बना दिए गए कि यहाँ मेजोरिटी जो पर्सन है वो इनसिक्योर हो गए, और जो माइनॉरिटी है उनको हर तरीके से सिक्योरिटी दे दी गई, वेदर बाय वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर बाय वे ऑफ अवर लॉस।